हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मास्टर साहब में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवाई आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 8 की केमिस्ट्री। सो लेट अस स्टडी। सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर फर्स्ट जो है मैटर। तो मैटर में सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैटर क्या होता है। मैटर की डिफिनेशन बताई गई है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड अ मैटर। कोई भी चीज है वो अगर स्पेस ले रही है और उसका कुछ मास है, उसका कुछ वेट है, तो उसे हम मैटर कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका डस्टर है, इसका कुछ मास होगा, ये कुछ स्पेस लेगा। अगर हम इस बुक के ऊपर इसको रख देंगे तो ये कुछ स्पेस लेगा, इसका कुछ मास होगा, तो ये एक इसको हम मैटर कहेंगे। तो इसकी डिफिनेशन ये है कि कोई भी चीज जो है जो आपका जगह ले रही है, स्पेस ले रही है और उसका कुछ मास है, तो वो मैटर होता है। जो मैटर होता है वो हमारा बना होता है एटम और मॉलिक्यूल से। एटम जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन ये जो है फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एटम जो होते हैं वो उनकी कॉम्बिनेशन से बनता है। तो आपने सबसे पहले पढ़ा एटम्स, दूसरा होता है मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स जो होंगे वो मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मॉलिक्यूल फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है एटम और मॉलिक्यूल्स मिलकर हमारा मैटर बनाते हैं। मैटर क्या चीज है? जो भी चीज है, एनीथिंग जो आपका जगह ले रही है, स्पेस ले रही है, उसका मास है, उसे मैटर कहते हैं। अब हम आगे आते हैं मेन पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। थ्योरी ऑफ मैटर पे हम आते हैं, क्या 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 आता है थ्योरी ऑफ मैटर। थ्योरी ऑफ मैटर में ये पॉइंट बताए गए हैं, मैटर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, दैट इज एटम और मॉलिक्यूल्स। जो मैटर होता है वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स से हमारा बना होता है, यानी कि वो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द पार्टिकल कॉन्टिन्यूअसली एंड रैंडम मोशन एंड हैव काइनेटिक एनर्जी। जो भी, जैसे ये आपका मान चलिए ये एटम्स है आपके हैं, ये एटम्स ऐसे हैं आपके, तो ये अपनी मीन पोजीशन पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट किया करेंगे। टू मीन पोजीशन पे ऊपर जाएंगे और फिर ये नीचे आएंगे। इनकी जो आपके जितने भी एटम होंगे वो अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट किया करते हैं और उनके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होती है। उनके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होती है। जितने भी एटम्स आपके होंगे, जो एक मान के चलिए हमारी डस्टर है, इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो पास पास होंगे अपने, और वो जो है क्योंकि सॉलिड है तो सॉलिड में जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो अब ये जितने भी आपके एटम्स होंगे वो अपनी मीन पोजीशन पे रहेंगे और फिर वो जो है अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट किया करेंगे। थर्ड पॉइंट बताया गया है, इफ द हीट एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द मैटर इट पार्टिकल्स मूव फास्टर। अगर इसमें हम हीट एनर्जी नीचे से प्रोवाइड कर दें, अगर हम इसको हीट दे देते हैं तो इनका जो मोशन है जो एटम्स का वो इंक्रीज हो जाएगा और उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब वो मोर वाइगरसली, बहुत तेजी से जो है अपनी मीन पोजीशन पे जितने भी एटम्स होंगे वो वाइब्रेट करने लगेंगे। लास्ट में बताया गया, अगर डिस्टेंस, अगर जो दो एटम्स है इन दोनों का डिस्टेंस बीच में का अगर बढ़ा दिया जाए तो इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा। सॉलिड में बताया गया है, और सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और जो भी हमारा सब्सटेंस है जैसे, तो उसमें जो भी एटम होंगे वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होंगे और उनके दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा जिससे एक दूसरे से वो अटैच्ड होंगे। जैसे कि इन दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम जो है वो कम होता चला जाएगा। फिर अब आगे आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे। पहला है सॉलिड, सेकेंड है लिक्विड और थर्ड है गैस। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का 3 पार्ट में किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में। सबसे पहले हम सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड में सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सॉलिड जो होता है उसमें जो पार्टिकल्स होंगे
जो सॉलिड होगा उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो क्लोजली पैक्ड होंगे एक दूसरे के साथ में। जैसे कि हमारा मान के लिए आइस है, तो इसमें जितने भी हमारे जो एटम्स होंगे, या मान के लिए आयरन है, या कोई भी आप चीज मान सकते हैं जो आपके सॉलिड फॉर्म में, तो जिसमें इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे, या आइस मान लीजिए आप, जितने भी हमारे जो एटम्स होंगे वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे, और उन दोनों उनके बीच में जो है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा जो इन दोनों को एक अपनी मेन पोजीशन पे रोके होगा। और इन सब के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, एक एटम से दूसरे एटम के बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत लेस होता है, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बहुत ज्यादा होती है। इसलिए सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। कुछ सॉलिड बताए गए जैसे स्पॉन्ज जो होते हैं उनको कंप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि उनके स्पॉन्ज में पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, और उसमें एयर फिल हो जाती है, और एयर जब प्रेस करता है तो एयर लीव हो जाती है। लेकिन जहां तक जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो जितने भी सॉलिड होते हैं सब रिजिड होते हैं मोस्टली। यह बताया गया डिस्टेंस बिटवीन द जो हमारे एटम्स है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, और ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है बहुत लेस होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लेस होता है इसके बीच में। अब जो बताया गया इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर ज्यादा होती है। दो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है लार्ज होती है, जिसकी वजह से एक एटम दूसरे एटम को पकड़े रहता है, और वो अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, अपनी मीन पोजीशन छोड़ के जा नहीं सकते। अगर दो सॉलिड्स को अपने पास में आपने रखा है तो उन दोनों के बीच डिफ्यूजन नहीं होगा, और सॉलिड की डेंसिटी भी हाई होती है। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपके सॉलिड्स की थी। लिक्विड की, जो लिक्विड होते हैं ये स्टेट ऑफ मैटर है जिनका इनडेफिनिट शेप और इनडेफिनिट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। यानी कि शेप जो होता है उसका इनडेफिनिट होता है। जैसे यानी कि आप बात करें वाटर की, वाटर को अगर आप जो है किसी कंटेनर में रखते हैं, मान के चलिए आप ग्लास में रखते हैं उसको, तो ग्लास का शेप ले लेता है, ग्लास में रखते हैं तो ग्लास का शेप ले लेता है। अगर आप उसको बकेट में रखते हैं तो बकेट का शेप ले लेता है। कहने मतलब उसका शेप जो होता है लिक्विड का वो इनडेफिनिट होता है, लेकिन वॉल्यूम जो होती है वो सेम होती है। जितना 1 लीटर वाटर आप इसमें लेंगे तो बकेट में लेंगे तो 1 लीटर वाटर उतना ही रहेगा, वॉल्यूम सेम रहती है, उसका मास जो होता है वो इनडेफिनिट होता है। तो इस सच स्टेट ऑफ मैटर को हम लिक्विड कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी बताई गई है, जैसे कि इसके जो पार्टिकल्स हैं, जैसे मान के लिए ये लिक्विड है हमारा, तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो लेस क्लोजली पैक्ड होंगे। पार्टिकल जो होंगे हमारे इसके लेस क्लोजली पैक्ड। सॉलिड के कंपैरिजन में इसके पार्टिकल्स जो होंगे, जो एटम्स होंगे, वो लेस क्लोजली पैक्ड होंगे। सेकंड बताया गया लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। जिस लिक्विड को हम लिक्विड को किसी कंटेनर के अंदर डालेंगे वो उसका शेप ले लेगा। ग्लास में डालेंगे ग्लास का शेप ले लेगा, बकेट में डालेंगे बकेट का शेप ले लेगा। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ऑफ द लिक्विड इज लार्जर देन द सॉलिड। इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, ये जो स्पेस बताया गया है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, ये लार्जर देन सॉलिड होता है। और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये लेस देन सॉलिड होती है। और बताया गया लिक्विड जो होता है वो एक्सपैंड होता है जब उसको हीट किया जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जब उसे कूल किया जाता है। लिक्विड जो होता है वो डिफ्यूज होता है अनदर लिक्विड में। जैसे कि आप मिल्क में अगर वाटर मिलाएंगे तो मिल्क के साथ में वाटर जो होगा वो मिल्क और वाटर एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाएंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है लिक्विड की हमारी। अब थर्ड आता है, थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है हमारा गैसेस।
द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग इनडेफिनेट शेप एंड इनडेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड गैस। स्टेट ऑफ मैटर इसका शेप भी हमारा इनडेफिनेट है और वॉल्यूम भी इनडेफिनेट है, उसे हम गैस कहते हैं। गैस को हम किसी भी कंटेनर में रखेंगे वो उसका शेप ले लेगी, उसका वॉल्यूम भी इनडेफिनेट रहता है। अब इसकी प्रॉपर्टी बताई गई है, द पार्टिकल ऑफ द गैस आर लूजली पैक्ड। जो इसके पार्टिकल्स होंगे वो एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, पार्टिकल जो होंगे लूजली पैक्ड होंगे। तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे लेस होगा। गैस एक्सपैंड टू लार्ज एक्सटेंट व्हेन हीटेड। गैस जो होती है वो एक्सपैंड हो जाती है बहुत ज्यादा एक्सटेंड तक के, क्योंकि इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, जो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत लेस है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा भी अगर हीट करते हैं तो गैस हमारी एक्सपैंड कर जाती है और जो पार्टिकल्स होते हैं आसानी से मूव करने लगते हैं। सेकंड पॉइंट, थर्ड, उसके बाद पॉइंट बताया गया द गैसेस कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। गैस को कूल करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। गैस डिफ्यूजेस वेरी क्विकली इनटू वन अनदर and they give rise to a homogeneous mixture. For example, large number of gases diffuse to produce air. अब बताया गया है कि जो गैसेस होती हैं वो बहुत आसानी से डिफ्यूज हो जाती हैं। इसी तरह कई गैसेस मिलके हमारी जो एयर बनाती है। हमारे एयर में क्या होता है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो सारी गैसेस होती है वो एक आपस में, और भी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, और भी चीजें होती हैं। तो अब वो सब जो चीजें हैं सब मिला के हमारी जो है मेन हमारी ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब ये जितनी भी गैसेस हमारी हैं, जितनी भी हमारी गैसेस सब मिलके जो है एयर बना लेती हैं। तो गैसेस जो होती है एक दूसरे से डिफ्यूज हो जाती है आसानी से। डेंसिटी जो गैस की होती है बहुत लो होती है। स्टेट ऑफ मैटर बेस्ड ऑन kinetic molecular theory. अब बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर बेस्ड ऑन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसमें सबसे पहले बताया गया है सॉलिड्स के बारे में। सॉलिड्स से बताया गया है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है और इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं और उनका शेप जो होता है फिक्स शेप होता है उनका। पार्टिकल जो होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, वहां से मूव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो अगर हम दो अगर सॉलिड्स को एक साथ रखेंगे तो एक दूसरे से वो मिक्स इंटरमिक्स नहीं होंगे और डिफ्यूजन जो होता है वो हम सॉलिड्स में नहीं देखते हैं। इसके बाद बताया गया लिक्विड के बारे में। लिक्विड में बताया गया है कि इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होता है वो लार्जर होता है एज कंपेयर टू द सॉलिड और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो वीकर होती है। इसलिए जो पार्टिकल्स जो लिक्विड के होते हैं वो मूव कर सकते हैं और एक्सपैंड कर सकते हैं और जिस कंटेनर में हम उसको रखेंगे उसका शेप ले लेते हैं। इसलिए जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड्स के वो एक मूव कर सकते हैं तो एक दूसरे के साथ में लिक्विड जो होता है वो मिक्स भी हो जाता है, इंटरमिक्स हो जाता है और डिफ्यूज हो जाता है एक दूसरे के साथ में। फॉर एग्जांपल मिल्क में अगर हम वाटर मिलाएंगे तो वो उसमें डिफ्यूज हो जाएगा। लास्ट वाला है गैस। जो गैसेस होती हैं उनमें जो डिस्टेंस होता है आपके जो जैसे जो दो एटम्स के बीच का वो सबसे ज्यादा होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे लो होता है। इस वजह से जो गैसेस होती हैं वो एक्सपैंड कर जाती है बहुत लार्जर एक्सटेंट तक के और जो गैस पे पार्टिकल्स होते हैं गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। इसलिए डिफ्यूजन जो होता है सबसे ज्यादा इसमें होता है। और बहुत सी गैसेस हैं हमारी जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड है, कई गैसेस मिलकर हमारी जो है वो हमारी एयर का फॉर्मेशन कर देती हैं। गैसें एक दूसरे से आसानी से डिफ्यूज होती हैं
आसानी से मूव कर सकती है, क्योंकि इनके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो दो एटम्स के बीच में जो फोर्स लग रही है वो जो है बहुत लेस है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। तो इस तरह से इसमें जो क्लासिफिकेशन हुए हैं दो तरीके होते हैं, होमोजेनियस मटेरियल है और दूसरा हेटेरोजेनियस मटेरियल है। होमोजेनियस मटेरियल हम उनको कहते हैं जिसमें आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल्स का होता है और उनकी प्रॉपर्टी भी आइडेंटिकल होनी चाहिए, यानी कि सेम डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल्स का होगा और उनकी प्रॉपर्टी भी सेम रहेगी। जैसे कि हम जब डिटर्जेंट को वाटर में हम जो है घोलते हैं, तो डिटर्जेंट को वाटर में घोलते हैं तो जो है वो उसमें सेम डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल्स का होता है और उनकी प्रॉपर्टी भी सेम रहती है, इसलिए उनको हम होमोजेनियस मटेरियल कहते हैं। और हेटेरोजेनियस मटेरियल बताया गया है कि वो मटेरियल जिनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है आइडेंटिकल नहीं होता है और उनकी प्रॉपर्टी भी सेम नहीं होती है। जैसे कि बात किया गया है कि जो वाटर में हम ऑयल मिक्स करते हैं तो प्रॉपर्ली उसमें मिक्स नहीं हो पाता है, तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल का एक तरह का नहीं रहता है और प्रॉपर्टी भी सेम नहीं रहती है, तो उन्हें हम हेटेरोजेनियस मटेरियल कहते हैं। अब इसके बाद बात आती है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशन। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। इस तरह से इसमें जो क्लासिफिकेशन किया गया है तो उसमें दो तरीका होता है, एक होता है प्योर सब्सटेंसेस, दूसरे होते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। और प्योर सब्सटेंस में हमारे जो होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं पहला, और दूसरा कंपाउंड होते हैं। अब हम समझते हैं प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनके अंदर फिक्स कंपोजिशन होती है, उसे हम प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं, जिनकी कंपोजिशन सेम रहेगी हमारी। अब प्योर सब्सटेंसेस में हमारे आते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड। जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे एक एटम से बने होते हैं, द मैटर विच आर मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, तो उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। और जो कंपाउंड्स होते हैं वो बने होते हैं टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ एटम से, तो उन्हें हम कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इम्प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं। द मैटर विच आर मेड ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, जो मटेरियल जो बना होता है हमारा दो और दो से ज्यादा सब्सटेंसेस से, तो उन्हें अंडर द इन एनी रेशियो अंडर कंडीशन में, तो उन्हें हम मिक्सचर कहते हैं। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस से जो मटेरियल बना होता है उन्हें हम इम्प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। ठीक है, अब आप बात करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर में। बंद कर दिया। अब हम बात करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड टू लिक्विड एंड वाइस वर्सा, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है, और फिर लिक्विड से सॉलिड में कैसे बदलता है, उससे क्या कहते हैं। सबसे पहले बात होती है, इसमें बताया गया कि सॉलिड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा लिक्विड में जब उसको हीट करते हैं, और फिर जो है अगर उसी लिक्विड को हम कूल करेंगे तो फिर से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हम आइस की बात करते हैं, आइस को जब हम हीट करते हैं तो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वाटर को हम फिर से कूल करते हैं तो फिर से आइस हमारी बन जाती है। तो यही बताया गया जो स्टेट ऑफ मैटर है, जो सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, फिर लिक्विड से फिर जो है वो दोबारा से हम सॉलिड में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें बात होती है हमारी मेल्टिंग की। मेल्टिंग हम कहते हैं ये प्रोसेस है जो जिसमें हम सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में हम कन्वर्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड स्टेट, उसे हम मेल्टिंग कहते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये कांस्टेंट टेंपरेचर होता है जिसमें सॉलिड जो होता है वो चेंज हो जाता है लिक्विड स्टेट में। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर वाटर है, आप उसको अगर हीट करेंगे तो फिर वो जो है 0 डिग्री टेम्परेचर पर हमारी आइस है, उसको अगर हम हीट करेंगे तो फिर वो जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो 0 डिग्री जो हमारा होगा वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब हम बात करते हैं फ्रीजिंग की। फ्रीजिंग क्या है, फ्रीजिंग होता है ये प्रोसेस है कन्वर्ट करने का लिक्विड को सॉलिड स्टेट में। ठीक है, अब फ्रीजिंग पॉइंट की बात होती है हमारी, ये कांस्टेंट टेम्परेचर है जिसपे जो है लिक्विड जो होता है वो चेंज हो जाता है हमारा सॉलिड स्टेट में। फॉर एग्जांपल जो वाटर है आपका 0 डिग्री
सेंटीग्रेड पे अगर हम उसको कूल करेंगे तो उसमें से हीट निकल जाएगी और वो फ्रीज होकर फिर से आइस बन जाएगा। तो जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होगा या 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होगा उसे हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक आप लोगों को? अब हम आगे बात करते हैं लिक्विड टू गैस एंड वॉइस वर्सा की। इसमें बताया गया है लिक्विड टू गैस एंड वॉइस वर्सा में, इसमें बताया गया है कि जो लिक्विड होता है उसको हम वो कन्वर्ट हो जाता है गैस में जब उसको हम हीट, लिक्विड जो होता है गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम हीट करते हैं और फिर से गैस जो होती है उसको जब हम कूल करेंगे फिर से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है, जब उसको हम हीट करते हैं तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, भाप में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसी स्टीम को हम कूल करेंगे तो फिर से वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें लिक्विड जो होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद गैस जो होती है वो उसको फिर दोबारा से हम जो है लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बताया गया है बॉइलिंग। तो बॉइलिंग क्या होता है? ये प्रोसेस है जिसमें हम जो कन्वर्ट होता है लिक्विड गैसेस स्टेट में, लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है जब हम उसको हीट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या बताया गया है? बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एक कांस्टेंट टेम्परेचर है जिसपे जो है लिक्विड चेंजेस होता है गैसेस स्टेट में। फॉर एग्जांपल अगर वाटर को हम हीट करेंगे अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो स्टीम में जो है वो चेंज हो जाएगा। तो जो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। फिर हम बात करते हैं कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन क्या होता है? ये प्रोसेस है कन्वर्ट करने का गैस को लिक्विड स्टेट में। कंडेंसेशन पॉइंट की हम बात करते हैं, ये कांस्टेंट टेम्परेचर है जिसमें गैस जो होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारी स्टीम है उसको हम कूल करेंगे तो उसमें से सारी हीट निकल जाएगी और फिर से वो जो है स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो उसका कंडेंसेशन पॉइंट होगा। लास्ट है इस पे इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है? ये स्लो कन्वर्जन होता है लिक्विड का गैसेस स्टेट में और ये जो होता है ये होता है हर टेम्परेचर पे होता है। तो ये इवापोरेशन जो होता है वो हमारा जो वाटर बॉडीज में होता है, जिसे वाटर एवापोरेट होता है, जो सनलाइट पड़ती है हमारी, हम सनलाइट हमारी वाटर बॉडीज या रिवर्स बेसिन पे पड़ती है तो वो वहाँ का वाटर जो होता है वो एवापोरेट होता है, फिर वो एवापोरेट होकर ऊपर जाता है, क्लाउड्स बनता है, फिर उससे हमारी जो है बारिश होती है, रेन होती है। तो इवापोरेशन जो होता है इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, उससे ही रेनफॉल होती है हमारी। हाँ, अब इसमें बात करते हैं सॉलिड टू गैस एंड वाइस वर्सा। तो इसमें क्या होता है? कुछ सॉलिड्स हमारे ऐसे होते हैं जब उनको हम हीट करते हैं तो डायरेक्टली जो होते हैं वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो बिना जाए वो लिक्विड स्टेट में। कुछ सॉलिड हमारे ऐसे होंगे जब उनको हीट करेंगे तो डायरेक्टली गैस स्टेट में चले जाएंगे, वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाते और फिर उनको फिर हम कूल करेंगे तो फिर वो दोबारा जो है गैसेस स्टेट से फिर सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमारा बताया गया अमोनियम क्लोराइड का। जब अमोनियम क्लोराइड को हम हीट करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड जो सॉलिड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर से अमोनियम क्लोराइड जो वेपर होता है उसको हम कूल करते हैं तो फिर से वो जो है अमोनियम क्लोराइड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें टोटल ये बताया गया है कि कुछ हमारे सॉलिड्स ऐसे हैं जो अगर हमको हीट कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, लिक्विड स्टेट नहीं जाते हैं और फिर से जब उनको हम कूल करते हैं तो दोबारा फिर से वो सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं हमारे। तो अब इसके लिए बताया गया पहले चीज़ है सब्लिमेशन होता है। जैसे इसके एग्जांपल भी कुछ बताए गए, जैसे कि नेफ्थलीन बॉल है, आयोडीन है, इसके एग्जांपल है जो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर से उनको कूल किया जाएगा तो गैसेस स्टेट से हमारे जो है वो सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे। अब बात करते हैं सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन क्या होता है? ये प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली जो होता है कन्वर्ट हो जाता है गैसेस स्टेट में। सब्लाइम क्या होता है? सब्लिमेशन के प्रोसेस में जो हमारा सॉलिड गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो जो गैसेस फॉर्म होता है उसे हम सब्लाइम कहते हैं। अब सब्लिमेट की बात होती है। सब्लिमेट क्या चीज है? सब्लिमेट ये होता है कि सब्लिमेशन के समय में जब गैस को हम कूल करते हैं, ठीक है, और फिर से वो दोबारा जो है सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है तो जो सॉलिड स्टेट होता है उसे हम सब्लिमेट कहते हैं। जैसे कि आयोडीन सॉलिड है, इसको जब हम हीट करेंगे, यहाँ पे इसको हीट करेंगे हम तो वो जो है आयोडीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब्लिमेट था और ये सब्लाइम था और फिर से इसको हम कूल करेंगे तो फिर से ये जो है आयोडीन जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आयोडीन सॉलिड हमारा सब्लिमेट होगा और आयोडीन गैस जो होगा वो हमारा सब्लाइम होगा। फिर लास्ट आता है पॉइंट डिपोजिशन का।
ये प्रोसेस है कन्वर्ट करने का गैस को डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में, उसे हम डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर को इस चार्ट समझने की। तो सबसे पहले देखिए, जैसे हमारा सॉलिड है, तो सॉलिड को जब हम मेल्ट करेंगे, सॉलिड की जब मेल्टिंग होगी, जब उसको हीट देंगे तो वो लिक्विड में स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसी लिक्विड स्टेट को जब हम कूल करेंगे, फ्रीजिंग करेंगे, तो फिर वो सॉलिड में आ जाएगा। फिर उसके बाद अब वही लिक्विड स्टेट की हम बात करते हैं कि लिक्विड स्टेट में जब हीट देंगे हम, तो उसके अंदर वेपोराइजेशन होगा, वो गैस स्टेट में चेंज हो जाएगा। फिर गैस स्टेट को जब हम जो है कूल करेंगे उसको, तो उसके बाद उसमें कंडेंसेशन होगा, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह हमें बताया गया जब सॉलिड स्टेट है, जब हम उसको हीट करेंगे, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं वो बिना लिक्विड स्टेट में जाए हुए डायरेक्ट गैस स्टेट में चले जाते हैं, उन्हें हम उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। तो अब वो सॉलिड से डायरेक्ट जो है वो हीट देने पे वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसी गैस स्टेट को हम जो है दोबारा से उसको कूल करेंगे, तो फिर से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके एग्जांपल तो आगे नेफेल्थलीन बॉल्स हैं, आयोडीन है, तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को डिपोजिशन कहते हैं, जो गैस स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। लॉज ऑफ कंजर्वेशन मास हमको ये बताता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसे बताया गया है, बता दो यार, अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास हमें बताता है कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। जो मास जो होता है वो ना ही उसको हम बना सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि जो आपका जैसे जो रिएक्टेंट्स का जो मास होगा वो इक्वल होगा जो प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। जैसे कि हमारे ये मानी चलिए, जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड हम रिएक्ट करेंगे तो हमको सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट मिलेगा। तो जो रिएक्टेंट हमारे ये थे, इसका मास, और जो हमें प्रोडक्ट मिला उसका मास, दोनों का मास हमारा सेम होगा। अगर इसका हम मास निकालें, कैलकुलेट करें, तो इस सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का मास जो आएगा और इन दोनों का सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का दोनों का मास हमारा बराबर होगा। यानी कि मास जो होता है वो उसको ना ही हम नेदर क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और जो हमें रिएक्शन के बाद में जो प्रोडक्ट में जो मास मिलेगा वो सेम मास होगा जो हमारा रिएक्टेंट का मास था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आगे भी इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल वाला घंटा बजा दें और हमें कमेंट्स करें, जिससे हम अपने वीडियो में और सुधार ला सकें। और हम मैथ का और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स का क्लास 8 का कोर्स कवर करना चाहते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ज्वाइन माय चैनल। ओके।